प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का महत्व। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रशासन, लोक प्रशासन में अंतर, लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के दृष्टिकोण, ये सब बातें आपको समझाइए। आज हमें ये देखना है कि ये आधुनिक समय में या फिर हम प्राचीन समय की बात करें, मध्ययुग की भी बात करें, आखिर लोक प्रशासन का महत्व क्या है? क्या लोक प्रशासन के बिना काम नहीं चल सकता? ये बात आज हमें समझनी है। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लोक प्रशासन के पेपर को आपको ठीक से समझना है तो इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि लोक प्रशासन का महत्व ही क्या है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लोक प्रशासन का महत्व समझें, उससे पहले आपको 3 बात समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ ये डायग्राम बनाया है, आकृति बनाई है, एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये रेखा चित्र बनाया है। इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर लोक प्रशासन का क्या महत्व है। मैंने 3 बातें नोट की, प्रशासन, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। सबसे पहले ये समझो, इसके बाद महत्व क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले लेंगे हम प्रशासन शब्दावली। तो प्रशासन के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, लेकिन आज भी जानना जरूरी है। प्रशासन का सीधा सा अर्थ क्या होता है? कार्यों का प्रबंध करना। किसी भी संस्था, संगठन के अंतर्गत कार्यों का प्रबंध करना ही पड़ता है। तो जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है, चाहे परिवार जैसी संस्थाएं क्यों ना हो, हालांकि परिवार के अंतर्गत प्रशासन का जो प्रयोग किया जाता है वह वास्तविक रूप में प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। वहाँ एक, मैं कहूँगा, मामूली सा प्रशासन है। परंतु ये बात सत्य है कि जो बड़े बड़े संगठन होते हैं उनमें प्रशासन मौजूद होता है। तो प्रशासन का सीधा सा भावार्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना। अब प्रशासन शब्द में ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं। दोनों समाविष्ट हैं कैसे? कि यदि कार्यों का जो प्रबंध है वो सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो लोक प्रशासन कहलाएगा, और निजी कंपनियों या निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो वह निजी प्रशासन कहलाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आखिर ये जो लोक प्रशासन है, इसका महत्व क्या है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। किस में होती है? सरकार में। भाई, राज्य के निर्माण के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो सरकार राज्य का निर्माण का एक तत्व हो गया। मैंने क्या कहा कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, और सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों की क्रियान्विति करती है, और न्यायपालिका न्यायिक निर्णय लेती है। तो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की क्रियान्विति कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका शाखा ही विशेषकर लोक प्रशासन की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका स्वयं 2 भागों में बंट जाती है। एक तरफ राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्रिमंडल होते हैं, दूसरी तरफ स्थायी कार्यपालिका जिसमें स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, या हम ये कहेंगे जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो वास्तव में कानूनों की क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है वो लोक प्रशासन है। अतः ये कहा जा सकता है कि वास्तव में सरकार के 3 अंगों की चर्चा यदि की जाए तो बिना व्यवस्थापिका के कुछ दिन काम चल सकता है, बिना न्यायपालिका के कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन बिना कार्यपालिका के 1 दिन भी काम नहीं चल सकता। तो ये बात स्पष्ट होती है कि लोक प्रशासन के बिना राज्य के किसी भी कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य की जो नीतियां हैं उन नीतियों की क्रियान्विति लोक प्रशासन के बिना हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये कार्य कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका के बिना 1 दिन भी काम नहीं चल सकता है। मैं ये कहूँगा
कि पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई अंग है, कोई भाग है, तो वह है कार्यपालिका। कैसे? जिस प्रकार से ये व्यक्ति का शरीर है, ये भी व्यवस्था ही है, बॉडी सिस्टम शरीर व्यवस्था है। इस शरीर व्यवस्था के अंतर्गत यदि मान लीजिएगा प्राण नहीं होंगे तो क्या फिर इस शरीर का कोई महत्व होगा? परिवार वाले भी कहेंगे कि जल्दी से इसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है। उसी प्रकार से राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यदि कार्यपालिका नहीं है, कार्यपालिका शाखा मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह राज्य व्यवस्था का पतन हो जाएगा, राज्य व्यवस्था भंग हो जाएगी, राज्य व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और वहाँ अराजकता फैल जाएगी। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका शाखा इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसका भावार्थ ये हुआ कि चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली क्यों ना हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे अल्पतंत्र हो या कोई और तंत्र हो, सभी शासन प्रणालियों के अंतर्गत लोक प्रशासन निहायत जरूरी है। लोक प्रशासन का बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ, लोकतंत्र में लोक प्रशासन का कुछ ज्यादा महत्व होता है। इसलिए लोक प्रशासन का महत्व राज्य की इच्छाओं की, राज्य की नीतियों की क्रियान्विति के लिए अति आवश्यक है। बिना लोक प्रशासन के मैं ये कहूँगा कि राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। मुझे आशा है यहाँ तक ये बात आप ठीक से समझ गए होंगे, और यदि ये बात आप समझ गए हैं तो फिर लोक प्रशासन के महत्व को समझने में दिक्कत क्या है। और आधुनिक समय में तो मैं ये कहूँगा कि प्रारंभ में, प्राचीन समय से यदि हम उठा करके देखें तो उस समय जो राज्य हुआ करता था वो पुलिस राज्य होता था, और पुलिस राज्य का काम होता था जिसे डंडे वाला राज्य भी कहते हैं। पुलिस राज्य का कार्य होता था व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं करता था पुलिस राज्य। लेकिन आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप बदल गया है। आज का जो राज्य है वो पुलिस राज्य नहीं है, डंडे वाला राज्य नहीं है। आज का जो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य। अब जब लोक कल्याणकारी राज्य बन गया है आज, मतलब आज राज्य का स्वरूप बदल गया है, पुलिस से, राज्य से आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन गया है, तो फिर कार्यों की संख्या बढ़ गई है, राज्य के कार्यों की संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जन कल्याण से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे। अब जब कार्यों की संख्या बढ़ गई है तो डेफिनेटली लोक प्रशासन भी कल्याणकारी बन गया है। पहले प्राचीन समय में जो लोक प्रशासन था वह वास्तविक रूप में केवल पुलिस लोक प्रशासन कहलाता था। आज का जो लोक प्रशासन है वह लोक कल्याणकारी लोक प्रशासन है। क्यों? क्योंकि आज लोक प्रशासन के द्वारा, राज्य के द्वारा जो जन कल्याण से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों की क्रियान्विति की पूरी जिम्मेदारी लोक प्रशासन के ऊपर होती है। और यदि लोक प्रशासन ठीक से उन नीतियों की क्रियान्विति नहीं करेगा तो फिर राज्य चाहे कितनी अच्छी नीतियां बनाए, राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो, शासन प्रणाली चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, जब तक लोक प्रशासन ईमानदारी से नीतियों की क्रियान्विति नहीं करेगा तब तक वहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती, आर्थिक विकास नहीं हो सकता, किसी भी रूप में सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी रूप में उस देश का विकास नहीं हो सकता। ये सारा दारोमदार लोक प्रशासन के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए लोक प्रशासन का अति महत्व है। लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन के बिना राज्य की इच्छाओं की क्रियान्विति की ही नहीं जा सकती। ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई। अब मैं एक एक बात को आपको समझाऊंगा। चलिए, तो ये बात तो क्लियर होगी। प्रशासन किसे कहते हैं? कार्यों का प्रबंध करना। लोक प्रशासन सरकारी कार्यों का प्रबंध करना। निजी प्रशासन निजी कार्यों या निजी कंपनियों के कार्यों का प्रबंध करना। स्वयं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन प्रशासन शब्द में समाविष्ट हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन का महत्व क्या है। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर है ही। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब इनके अंतर्गत वास्तव में जो लोक प्रशासन की बात आती है तो विशेषकर कार्यपालिका शाखा से ये बात जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कानूनी की जो क्रियान्विति करती है वह कार्यपालिका शाखा ही करती है। और ये बात भी सत्य है कि आधुनिक समय में जो स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नीतियों की रचना में, नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण रूप में योगदान देते हैं। और फिर मैंने आपको कह दिया है कि बिना व्यवस्थापिका के, बिना न्यायपालिका के कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन कार्यपालिका के बिना
एक दिन भी काम नहीं चल सकता। राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो कार्यपालिका। जैसे व्यक्ति के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की आत्मा या प्राण है, वैसे ही राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका शाखा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहले मैंने नोट किया है, लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। अर्थात आधुनिक समय में जैसे ही आप राज्य का अध्ययन करेंगे तो बिना लोक प्रशासन के राज्य का अध्ययन अधूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि राज्य वास्तविक रूप में लोक प्रशासन इसका एक अनिवार्य तत्व है। जैसे मैंने नोट किया, लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है। मतलब राज्य की नीतियों की क्रियान्विति, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति बिना लोक प्रशासन के, बिना कार्यपालिका के हो ही नहीं सकती है। व्यवस्थापिका ने कानून बना दिए, क्रियान्विति कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। और कार्यपालिका में कौन आता है? राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका कौन है? वही तो लोक प्रशासन है। राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, वही तो लोक प्रशासन है। अरे भाई, सीधी सी बात है कि सरकारी कार्यों का प्रबंध या सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन जिसके द्वारा किया जाता है वही तो लोक प्रशासन। क्रियान्वयन कौन करता है? राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, जो कि किसी भी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा, उसके बाद में मुख्य सचिव होगा, सचिव होगा। तो स्थायी सरकारी कर्मचारी और राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल और स्थायी सरकारी कर्मचारी मिलकर के नीतियों की क्रियान्विति करते हैं। यही तो लोक प्रशासन है, यही तो लोक प्रशासन है। यस। दूसरा, पुलिस राज्य से जन कल्याणकारी राज्य। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रारंभ में वास्तव में जो राज्य था वो पुलिस राज्य था, जिसके द्वारा व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाती थी। इसलिए उस समय वास्तव में लोक प्रशासन का भी इतना महत्व नहीं था। वैसे लोक प्रशासन की बात की जाए महत्व की, तो मैं भारत के संदर्भ में कहूँगा तो हमारे भारत में मनु की मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शुक्र की शुक्र नीति सार, इन सब के अंतर्गत किसी न किसी रूप में लोक प्रशासन की चर्चा की गई है कि भी राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति प्रशासन के बिना हो ही नहीं सकती है। तो प्रारंभ में पुलिस राज्य था, डंडे वाला राज्य था, जो कि केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता था। इसलिए उस समय जो लोक प्रशासन था वह भी जन कल्याण से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन आधुनिक समय में जो राज्य है वह जन कल्याणकारी राज्य बन गया है। और जब राज्य जन कल्याणकारी बन गया तो लोक प्रशासन भी जन कल्याणकारी बन गया। क्यों? क्योंकि राज्य जन कल्याणकारी बन गया है तो राज्य के द्वारा ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं, राज्य के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ बनाई जा रही हैं। जब ज़्यादा नीतियाँ बनाई जा रही हैं, ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं, तो फिर लोक प्रशासन के ऊपर भार बढ़ जाता है। लोक प्रशासन के द्वारा उन सभी कार्यों को, उन सभी नीतियों को क्रियान्वित करना पड़ता है। इसलिए राज्य का स्वरूप जैसे जन कल्याणकारी हो गया, वैसे ही लोक प्रशासन का स्वरूप भी जन कल्याणकारी हो गया। नोट करेंगे ये दोनों बातें। अगली बात अब हम लेते हैं क्या कि जो लोक प्रशासन का महत्व है इसको हम बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 8 बिंदु तैयार किए। ये 8 बिंदु नोट कीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है पूरी दुनिया के संदर्भ में आप आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 1, आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा गया है। आप ध्यान देंगे, आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा गया है। मतलब आधुनिक समय में जो राज्य है ना, इस राज्य को ही प्रशासकीय राज्य कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप जन कल्याणकारी बन गया है। मैंने पहले बता दिया था, आधुनिक समय का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य, और लोक कल्याणकारी राज्य है तो इसके द्वारा नीतियाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं, ज़्यादा कार्य किए जाते हैं, मतलब जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ बनाई जाती हैं। अब जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ बनाई जाती हैं तो फिर आज जो ये प्रशासकीय राज्य कहा जा रहा है, आधुनिक राज्य को ये प्रशासकीय राज्य इसलिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। जैसा मैंने यहाँ नोट भी किया, झूले से कबर, मतलब झूले का मतलब है बच्चे के जन्म से लेकर, और कबर का मतलब मृत्यु तक, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु तक की सभी क्रियाएं, सभी कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक रूप में व्यक्ति के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के सब कार्य किए जाते हैं। मैंने नोट किया झूले से और कबर, झूले का मतलब जन्म, कबर का मतलब उसकी मृत्यु तक। ठीक है, शमशान घाट में उसको ले जाते तब तक की बात है। दूसरा है, राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर है। आप ध्यान देंगे भाई, राज्य के द्वारा
पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों की क्रियान्विति की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोक प्रशासन की होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ राज्य व्यवस्था के द्वारा जो नीति और निर्णय बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। और आमंड एम पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो आउटपुट किया जाता है, जो नीति और निर्णय लिए जाते हैं, उन नीतियों और निर्णयों की क्रियान्विति या संचालन की जो जिम्मेदारी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, वो लोक प्रशासन का होता है। मतलब कार्यपालिका शाखा की ये जिम्मेदारी होती है कि उन नीतियों की ठीक से क्रियान्विति की जाए। तो इसका दूसरा महत्व है, राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही है। मतलब लोक प्रशासन के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि भाई राज्य के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाएँ, जो निर्णय लिए जाएँ, जो कानून बनाए जाएँ, जो योजनाएँ बनाई जाएँ, उन योजनाओं की क्रियान्विति लोक प्रशासन के द्वारा ही की जाए। और यदि लोक प्रशासन अच्छे से उन नीतियों की क्रियान्विति कर रहा है तो डेफिनेटली उस देश का विकास होकर ही रहेगा। तीसरा है, प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। अब लोक प्रशासन का तीसरा महत्व ये है कि सरकार में तो परिवर्तन होते रहते हैं, कभी किसी दल की सरकार आती है, कभी किसी दल की सरकार आती है, लेकिन जो प्रशासन है उसमें स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। वो इसका मतलब यहाँ ये है कि मान लीजिएगा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे कांग्रेस की सरकार आती है, तो यहाँ पर प्रशासन के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रशासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। और जब इसमें स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों की क्रियान्विति करने में किसी भी रूप में इनके द्वारा कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे भारत के अंतर्गत जो चौथे आम चुनाव थे 1967 के अंतर्गत, तो वहां पर क्या था कि जैसे ही सरकार परिवर्तित हो जाती है, आए दिन वहां दल बदल की प्रक्रिया हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन वो का वो था, यथावत था। प्रशासन में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन का ये महत्व बन जाता है। क्या महत्व बन जाता है कि सरकारें चाहे आती रही जाती रही, किसी भी पार्टी की, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, प्रशासन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह भी इसका महत्व है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप में होता रहता है। इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि बिना व्यवस्थापिका के कुछ दिन काम चल सकता है, न्यायपालिका के बिना कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन कार्यपालिका के बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता। तो ये जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी कार्यपालिका में तो आते हैं, इनके बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता है। व्यवस्थापिका के बिना काम चल सकता है कुछ दिन, न्यायपालिका के बिना कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन कार्यपालिका शाखा के बिना, प्रशासनिक अधिकारियों के बिना, लोक प्रशासन के बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता। इसका ये महत्व है क्योंकि उसमें निरंतरता है, उसमें स्थिरता है। जबकि हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं, उसके अंतर्गत कभी किसी दल की सरकार आ रही है, कभी किसी दल की सरकार आ रही है, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। चौथा है उपनिवेशवाद के पटाक्षेप। पटाक्षेप का मतलब उपनिवेशवाद के समापन के बाद। उपनिवेशवाद के पटाक्षेप के साथ विश्व के सभी देशों में जन सामान्य में नई आशा का संचार हुआ। आप ध्यान दीजिएगा। अब लोक प्रशासन का ये भी महत्व है चौथा, कि जैसे जैसे दुनिया में उपनिवेशवाद समाप्त होते चले गए, कि भाई जो बड़े बड़े राज्य थे जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के कितने ही उपनिवेश थे, तो धीरे धीरे उन उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। भारत था, ये भी उसका उपनिवेश ही तो था। किसका? ब्रिटेन का। तो उपनिवेश के पटाक्षेप मतलब समापन, उपनिवेश के पटाक्षेप के साथ विश्व के सभी देशों में जन सामान्य में नई आशा का संचार हुआ। नई आशा का संचार ये हुआ कि वास्तविक रूप में जैसे जैसे ये उपनिवेश आज़ाद हुए, तो वहाँ पर फिर जो है प्रशासन की स्थापना शुरू हुई। और प्रशासन की स्थापना शुरू हुई तो जन सामान्य का इनके पर विश्वास हुआ कि भाई अब सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी, उन नीतियों की क्रियान्विति ये प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, जन कल्याण के लिए करेंगे। तो ये पूरा विश्वास इनके ऊपर जमा। तो यह भी इसका महत्व है। पांचवा महत्व है आधुनिक युग में, आज के युग में, आधुनिक युग में लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार संशोधन का एक महान अभियान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है।
मतलब आज के दौर में यदि हम बात करें लोक प्रशासन की, ठीक है राज्य के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा आए दिन नई नई नीतियां बनाई जाती हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उन नीतियों, उन निर्णयों, उन कानूनों की क्रियान्वित की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो लोक प्रशासन की होती है। तो सारा दारोमदार लोक प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आधुनिक युग में लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन, अगर कोई सामाजिक परिवर्तन लाना है, सरकार के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा नीति तो बना दी गई कि ये सामाजिक परिवर्तन लाया जाए, लेकिन जब तक लोक प्रशासन उसका साथ नहीं देगा, प्रशासनिक अधिकारी तह दिल से, आत्मा से, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, तो परिवर्तन कैसे लाया जाएगा? मुझे बताइएगा। मैं आपको यहाँ भारत का उदाहरण देता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब नोटबंदी की गई थी, तो नोटबंदी उनके द्वारा कर दी गई कि भाई कैसे भी हो सुधार हो। लेकिन क्या इसके अंतर्गत सभी के द्वारा सहयोग किया गया था? सहयोग नहीं किया गया था। तो इसी में थोड़ा सा जो है विफलता भी हमारे हाथ लगी थी। मैं इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल देने का प्रयास नहीं करूँगा। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार संशोधन का एक महान अभियान है। मतलब समाज में किसी भी रूप में कोई सामाजिक परिवर्तन करना है, कोई सुधार करना है, कोई संशोधन करना है, तो फिर उसका ये जो लोक प्रशासन है, यही एक क्या है, महान अभियान है। जब तक लोक प्रशासन प्रशासनिक अधिकारियों का भरपूर, पूर्ण, संपूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सुधार, सामाजिक संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये लोक प्रशासन का सबसे ज्यादा महत्व है। यहाँ एक विद्वान कह रहे हैं, प्रोफेसर डोनहम, नोट करेंगे ये वाक्यांश अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रोफेसर डोनहम क्या कह रहे हैं? यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतया प्रशासन के पतन के कारण होगा। भाई कितनी महत्वपूर्ण बात है। मैं कहता हूं कि लोक प्रशासन का महत्व जो ये प्रोफेसर डोनहम कह रहे हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है, सारे बिंदु समाहित हो जाते हैं, इसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। समझे तो क्या कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है, आज के दौर में कहूं मैं कि किसी भी देश की सभ्यता असफल होती है, तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होता है। मतलब किसी भी देश की यदि सभ्यता असफल होती है तो इसका मूल कारण है प्रशासन के पतन के कारण, कि प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, प्रशासनिक अधिकारी पतित हैं, भ्रष्ट हैं, प्रशासनिक अधिकारी चरित्रहीन हैं, प्रशासनिक अधिकारी संयमी नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी सत्यवादी नहीं है। इस कारण से क्या होता है? सभ्यता का पतन होता है। तो इसलिए लोक प्रशासन का इतना महत्व है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार है, सत्यवादी है, न्यायी है, ज्ञानी है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो दावे के साथ कहता हूं उस देश की राज्य व्यवस्था का कभी पतन हो ही नहीं सकता। नोट करें, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होता है। मतलब डोनहम ने मुख्यतः ये कहा कि प्रशासन के पतन के कारण होता है। अगर किसी भी देश की सभ्यता असफल होती है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रशासन का पतन के कारण होता है। जब प्रशासनिक अधिकारी पतित हो जाते हैं तो डेफिनेटली उस देश की सभ्यता असफल हो जाती है। बिल्कुल सत्य है ये बात। तो ये इसका पांचवा महत्व होगा। छठा है विधानांग। विधानांग का मतलब होता है जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, जिसे विधानमंडल, विधानसभा या व्यवस्थापिका कहते हैं। समझ गए ना? तो विधानांग की नीतियों, मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, विधानांग की नीतियों का क्रियान्वयन। विधानांग की नीतियों का क्रियान्वयन मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके क्रियान्वित कौन करता है? कार्यपालिका तो करती है। और लोक प्रशासन किस में आता है? कार्यपालिका में आ जाता है। नीतियों का क्रियान्वयन अनुभव, दक्षता, योग्यता द्वारा विधायिका और कार्यपालिका की सहायता लोक प्रशासन के द्वारा की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, विधानांग की नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है किसके द्वारा? लोक प्रशासन के द्वारा। और इसी के साथ में अनुभव, दक्षता और योग्यता द्वारा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के पास अनुभव होता है, दक्षता होती है, योग्यता होती है। तो अपनी दक्षता, अनुभव और योग्यता के द्वारा ये विधायिका मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, विधायिका मतलब व्यवस्थापिका, विधायिका और कार्यपालिका की
सहायता करते हैं। तो और इससे ज़्यादा क्या महत्व हो सकता है भाई? जो लोक प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सत्य है ये योग्य होते हैं, ये दक्ष होते हैं। क्या ये योग्य होते हैं? दक्षता होती है इसमें, योग्यता होती है इनमें। ये एक प्रकार से मैं कहूँगा विषय विशेषज्ञ होते हैं, अनुभवी होते हैं, योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं। तो इन सब का फायदा किसको मिलता है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को मिलता है। इन दोनों की सहायता करते हैं। तो इस रूप में भी लोक प्रशासन का महत्व है। इसी संदर्भ में एक विद्वान है चार्ल्स ए बियर्ड, नोट करें इस छठे महत्व में ही चार्ल्स ए बियर्ड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। ध्यान दें, प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। सभ्य समाज तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब चार्ल्स बियर्ड ने भी सब कुछ किस पर निर्भर कर दिया? प्रशासन पर। कि अगर प्रशासन दक्षतावान है, योग्यतावान है, तो सभ्यता भी आगे बढ़ेगी। और यदि ऐसा नहीं है तो सभ्यता कभी सफल नहीं हो सकती। फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता। मतलब मैंने आपको कह दिया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों में कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल, स्थायी सरकारी कर्मचारी मतलब प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं ना दोनों ही। तो इसी तरफ संकेत है, प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता है। प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। सभ्य समाज तथा मेरे विचार से स्वयं सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हमारा प्रशासन कैसा है। क्या कहा मैंने? स्वयं हमारी सभ्यता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा प्रशासन कैसा है। अगर प्रशासनिक अधिकारी योग्य हैं, दक्षतावान है, ईमानदार है, चरित्रवान है, संयमी है, सत्यवादी है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर शासन का कोई भी रूप क्यों ना हो, उसके द्वारा कोई गलत नीति भी बना दी जाती है, तो उन नीतियों में भी वो स्वयं अपने विवेक से संशोधन करके और अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकते हैं और उस सभ्यता का विकास होकर ही रहेगा। सब कुछ दारोमदार प्रशासन पर निर्भर करता है। तो लोक प्रशासन का और इससे ज़्यादा क्या महत्व हो सकता है? चलिए, सातवां है लोक कल्याणकारी राज्य की आदर्श तथा महत्वाकांक्षाएं प्रशासन द्वारा ही परिपूर्ण हो पाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श तथा महत्वाकांक्षाएं प्रशासन द्वारा ही परिपूर्ण हो पाती हैं। चूंकि प्राचीन समय में प्रारंभ में जो राज्य था वो पुलिस राज्य था, डंडे वाला राज्य था। उसके द्वारा केवल व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाती थी, जन कल्याण से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य। आज राज्य का स्वरूप बदल गया है, आज का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा ये सत्य है कि जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ बनाई जाएंगी, जन कल्याण संबंधित कार्य किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण हो। मैं तो ये कहूँगा कि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा इतने सारे कार्य किए जाते हैं कि भाई व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं पर भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आए, ऐसी सब नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो आदर्श और महत्वाकांक्षाएं हैं प्रशासन द्वारा ही परिपूर्ण हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि राज्य ने तो नीति बना दी है, लेकिन उन नीतियों की क्रियान्वित कौन करेगा भाई? प्रशासन ही तो करेगा, लोक प्रशासन ही तो करेगा। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श तथा जो महत्वाकांक्षाएं हैं प्रशासन द्वारा ही परिपूर्ण हो जाती हैं। क्या? प्रशासन द्वारा ही परिपूर्ण हो पाती हैं। जब तक प्रशासन उसको पूर्ण नहीं करेगा, प्रशासन उनको संचालित नहीं करेगा, प्रशासन उनकी क्रियान्वित नहीं करेगा, तब तक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श पूरे नहीं किए जा सकते। जैसा कि इस संदर्भ में हमारे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करेंगे नेहरू के शब्दों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है, वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का
महान साधन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब लोक प्रशासन का कितना महत्व है कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है कि भी सभ्य जीवन की केवल रक्षा मात्र ही करता है, नहीं 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 नहीं, बल्कि वरन मतलब बल्कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का ये महान साधन है। अर्थात यदि सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है, सामाजिक परिवर्तन करना है, तो इसका सबसे महान साधन यदि कोई है तो वह लोक प्रशासन है, प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं। यदि ये ईमानदार है, सत्यवादी है, न्यायी है, चरित्रवान है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं उस देश के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना होकर रहेगी, सामाजिक परिवर्तन होकर के रहेगा और उस देश की राज्य व्यवस्था विकसित होकर रहेगी। ये 7वां होगा। 8वां, सरकार के सभी रूपों में प्रशासन का महत्व होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंतिम लोक प्रशासन का जो महत्व वो क्या है कि सरकार के सभी रूपों में प्रशासन का महत्व होता है। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, हम यदि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु से शुरू करें, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स लिखी थी, तो पॉलिटिक्स में 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बतलाई थी। मैंने अरस्तु के ऊपर सब लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में। इससे पहले इनके जो गुरु थे प्लेटो ने भी जो है शासन प्रणालियों का जिक्र किया था। प्लेटो के ऊपर भी मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इन्होंने वास्तव में 6 प्रकार की शासन प्रणालियां बतलाई थी। अब शासन प्रणालियों के चाहे कितने ही रूप क्यों ना हो, मैं यहाँ शासन प्रणालियों का वर्गीकरण नहीं समझा रहा हूँ। शासन प्रणाली के वर्गीकरण के ऊपर मैं अलग से जो है लेक्चर अपलोड करूँगा। यहाँ तो संकेत दे रहा हूँ कि चाहे सरकार का कोई भी रूप क्यों ना हो, चाहे मैं ये कहूँगा आपको राजतंत्र हो, निरंकुश तंत्र हो, लोकतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, धनिक तंत्र हो, कोई और प्रणाली हो, अल्प तंत्र हो, कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, तो सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में क्या प्रशासन का महत्व होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में लोक प्रशासन का प्रशासन का ज़्यादा महत्व होता है। प्रशासन का महत्व जो है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में अन्य शासन प्रणाली की बनिस्पत ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोक प्रशासन का यह भी एक महत्व है कि सरकार का चाहे कोई भी रूप हो, कैसी भी शासन प्रणाली हो, सभी में प्रशासन का महत्व होता है। और इसके बाद में इसी 8वें बिंदु में एक विद्वान है फाइनर, ऐसी फाइनर, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो, दक्ष प्रशासकों के बिना देश का शासन सफल नहीं हो सकता। अरे भाई, कितनी महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा, ये बोला नहीं है बेटे, नोट करें आप। मैंने ये जो सारी बातें आपके लिए तैयार किए, ये लेक्चर तैयार करने में मुझे 5 दिन लगे, 5 दिन, तो नोट कीजिएगा। क्या कह रहे हैं फाइनर? संविधान चाहे कितना अच्छा हो, मतलब आप चाहे पूरी दुनिया के संविधानों में से अच्छी अच्छी बातें एकत्रित कर लें। जैसे भारतीय संविधान की बात करूं मैं, तो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो पूरी दुनिया के संविधानों में जहाँ जहाँ अच्छा लगा, सारी अच्छी बातें हमने हमारे संविधान में ले ली। लेकिन जब प्रशासन की बात आती है तो फिर यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिखाई देती है। मैं ज़्यादा संकेत नहीं कर पाऊँगा। ध्यान दें, संविधान चाहे कितना अच्छा हो, कितना ही अच्छा हो, दक्ष प्रशासकों के बिना, जब तक प्रशासक दक्षतावान नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, न्यायी नहीं होंगे, चरित्रवान नहीं होंगे, सत्यवादी नहीं होंगे, तब तक देश का शासन सफल नहीं हो सकता। मतलब देश के शासन को यदि सफल बनाना है तो दक्ष प्रशासक होना जरूरी है, संविधान चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो। मैंने आपको पहले संकेत कर दिया था, अगर संविधान में भी छोटी मोटी कमी रह जाती है और प्रशासक दक्ष हैं तो फिर उस शासन को वो अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा लोक प्रशासन का क्या महत्व हो सकता है? फिर से दोहरा रहा हूँ, संविधान चाहे कितना अच्छा हो, दक्ष प्रशासकों के बिना देश का शासन सफल नहीं हो सकता। संविधान कितना अच्छा हो, सरकार कितनी अच्छी हो, लेकिन जब तक दक्ष, योग्य, ईमानदार, सत्यवादी, आदर्शवादी प्रशासक नहीं होंगे, न्यायी प्रशासक नहीं होंगे, चरित्रवान प्रशासक नहीं होंगे, तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर शासन कभी सफल नहीं हो सकता। उस शासन के बारे में जनता यही कहेगी कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं,
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, ये सब तो एक ही काम करते। क्यों? किस कारण से? दक्ष प्रशासकों के अभाव से। और ये प्रशासक दक्ष हैं, योग्य हैं, ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस देश की राज्य व्यवस्था को आदर्श राज्य व्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं विशेषकर मैं भारत के संदर्भ में कहूँगा, भारत की राज्य व्यवस्था आज उस दौर में पहुँच चुकी है, आज उस सीढ़ी तक पहुँच चुकी है, उस मुकाम तक पहुँच चुका है। अगर वास्तव में प्रशासक और ज़्यादा अपनी दक्षता दिखाएं तो पूरी दुनिया हमारे देश की राज्य व्यवस्था का अनुकरण करने लग जाएगी। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, पूरी दुनिया हमारा अनुकरण करेगी। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा अनुकरण पूरी दुनिया करेगी करेगी करेगी। चलिए, ये बात होगी, यहाँ तक 8 बातें होगी। और अंत में मैंने यहाँ नोट किया निष्कर्ष रूप में कि भाई लोक प्रशासन का जो महत्व है, तो निष्कर्ष रूप में क्या समझे हम। निष्कर्ष में मैंने नोट किया है प्रशासन सभ्य समाज की प्रथम आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि सभ्य समाज की स्थापना आपको करनी है तो सभ्य समाज के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर प्रशासन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो नीतियाँ होती हैं, सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, राज्य व्यवस्था के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन नीतियों की क्रियान्विति बिना प्रशासन के करेगा कौन? तो इसलिए प्रशासन सभ्य समाज की प्रथम आवश्यकता है। एक तो ये बात नोट करें। अगली बात, इसके बाद में यहाँ फाइनर कह रहे हैं निष्कर्ष रूप में, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह है, नोट करें, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य छत विछत हो जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसके बारे में हम? फाइनर क्या करें, ऐसे फाइनर क्या करें कि कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, सरकार टिकी हुई है। तो कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है, मतलब सरकार जिस पर टिकी हुई है वह कुशल प्रशासन, और प्रशासन कुशल नहीं है तो फिर सरकार छत विछत समाप्त होगी, उसका पतन होगा, उसका नाश होकर रहेगा, ये निश्चित बात है। नोट करें, कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र वह अवलंब है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य छत विछत हो जाएगा। मतलब कुशल प्रशासन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, राज्य छत विछत हो जाएगा। क्लियर? एक व्याख्यान और लिखा मैंने ग्लेडन के शब्दों में। ग्लेडन कह रहे हैं हम चाहें ना चाहें आज लोक प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। मतलब ग्लेडन कह रहे हैं कि चाहे कोई ये कहे कि हमें प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है, लोक प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चाहें ना चाहें कुछ भी कहें, इसके पक्ष में जाएं विपक्ष में जाएं, तर्क दें वितर्क दें, वितंडावाद फैलाएं, बिना मतलब की बात करें, इसका कोई सारांश नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। मूल बात एक ही है, चाहे ना चाहे, मतलब हम चाहें ना चाहें आज लोक प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। अर्थात आज के दौर में वास्तविक रूप में चूंकि आज राज्य को वास्तविक रूप में प्रशासकीय राज्य कहा जा रहा है, आज राज्य की नीतियों की क्रियान्विति बिना प्रशासन की ही नहीं जा सकती। आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है तो आज का प्रशासन भी लोक कल्याणकारी प्रशासन बन गया है। इसलिए हम चाहें ना चाहें लेकिन लोक प्रशासन अति आवश्यक है। लोक प्रशासन के बिना, प्रशासन के बिना नीतियों की क्रियान्विति नहीं की जा सकती। और सभ्य समाज की ये प्रथम आवश्यकता है, क्या? प्रशासन, लोक प्रशासन। सभ्य समाज का विकास बिना लोक प्रशासन के हो ही नहीं सकता। यही है लोक प्रशासन का महत्व। अब चाहे यह बात आप भारत के संदर्भ में लें, अमेरिका के संदर्भ में लें, ब्रिटेन के संदर्भ में लें, पूरी दुनिया में किसी भी देश के संदर्भ में लें, और किसी भी देश में चाहे सरकार का कोई भी रूप क्यों ना हो, चाहे वह संसदात्मक शासन प्रणाली हो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, एकात्मक शासन हो, संघात्मक शासन हो, परिसंघात्मक शासन हो, या फिर जो है शासन प्रणाली का कोई भी रूप क्यों ना हो, किसी प्रकार की शासन प्रणाली क्यों ना हो, सभी जगह लोक प्रशासन का महत्व होता है। इसलिए अंत में मैं कहूँगा कि सभ्य समाज की ये प्रथम आवश्यकता है, क्या? लोक प्रशासन
प्रशासन। सभ्य समाज बिना प्रशासन के, बिना लोक प्रशासन के ठहर ही नहीं सकता। ये हो गया लोक प्रशासन का महत्व। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोक प्रशासन का क्या महत्व है ये सब बातें ठीक से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।